नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरफ चलेंगे। इसमें मैंने कुछ वासिम रिजवी साहब का ये एक लाइन है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। ये लाइन है, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, या जो वसीम रिजवी साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झूठ आप और फरेब की दुनिया में अगर आप उस तरह से चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप सच बोलेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ट्रिब्यूट है महात्मा गांधी जी को, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया है कि सच पे टिके रहिए। चलिए फिर महात्मा गांधी जी के नाम पे शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। प्यारे बच्चों, नोट्स मैंने बना दिया ऑप्टिकल आइसोमर्स का, देख सकते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट होता क्या है। देखिए, एक जो लाइट है वो जनरली ऑर्डिनरी लाइट होता है, वो हर डायरेक्शंस में बढ़ते हैं। जो ऑर्डिनरी लाइट होता है इट मूव्स इन एवरी डायरेक्शन, बट जब आप इसको पर्टिकुलरली निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये एक अलाइंड हो जाता है, एक इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है। तब हम लोग बोलते हैं ये ऑर्डिनरी लाइट प्लेन पोलराइज लाइट बन गया। जैसे आप लोग देखते होंगे फिजिक्स में कि अगर कोई मेटालिक वायर ले ले तो उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते ही हैं, और वो बहुत सारे मोशन में मूव करते रहते हैं, जिगजैग पाथ में मूव करते रहते हैं। लेकिन द मोमेंट आप उसको जब कनेक्ट करते हैं बैटरी से तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइंड हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, और इसी से करंट जनरेट होता है। तो इसी बात में यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब है कि जब आप ऑर्डिनरी लाइट को एक डायरेक्शन दे देते हैं तो उसको प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। क्या लिखा है जरा देखिए ध्यान से। ऑर्डिनरी लाइट vibrates in all direction when it passes through Nicol prisms, which is made up of CaCO3, begins to vibrate in only one direction, then it is called plain polarized light. Okay, आगे चलते हैं। ये मेरा डायरेक्शन बना रखा है ऑर्डिनरी लाइट का, देख रहे होंगे आप, हर डायरेक्शन में मैंने इसको दिखा रखा है, मूव कर रहा है, और फिर इसको मैंने निकोल प्रिज्म से पास करवाया तो ये देख रहे हैं आप, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गया। जब ये ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे दैट ऑर्डिनरी लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपाउंड्स। ये क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, इसको जरा समझिएगा। जब ये प्लेन पोलराइज लाइट, इसी से रिलेटेड है, जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप पास करेंगे, ठीक है, और अगर वो पास करते हुए लेफ्ट या राइट मूव कर गया, ठीक है, यानी कि आप अगर एक ट्रिक से समझे तो समझिए कि अगर मान लीजिए उसको हिंड्रेंस क्रिएट हुआ प्लेन पोलराइज लाइट को, तो या तो लेफ्ट मूव कर जाएगा या तो राइट मूव कर जाएगा, ठीक है, ये समझने के लिए है। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जिंदा है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। यानी अगर मान लीजिए प्लेन पोलराइज लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास किया, अगर वो लेफ्ट राइट इधर उधर भाग गया तो हम बोलेंगे बॉस कंपाउंड इज अलाइव, इसका मतलब है एक्टिव। लेकिन अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर इसको पास किया और वो सीधा पास कर गया तो बोलेंगे भैया ये डेड है, ठीक है। तो अब भाई अगर किसी मुर्दा आदमी पे करंट पास करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई जिंदा आदमी में अगर आप करंट पास करेंगे तो क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही प्लेन पोलराइज लाइट को अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्टिव है उससे पास करेंगे तो लेफ्ट या राइट मूव कर जाएगा। लेफ्ट मूव किया तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी, और राइट मूव किया तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेवो को आप एल से डिनोट कर सकते हैं और डेक्स्ट्रो को डी से आप डिनोट कर सकते हैं। डेक्स्ट्रो को आप पॉजिटिव से भी डिनोट कर सकते हैं, लेवो को आप निगेटिव से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो नोट्स में लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपाउंड्स के बारे में। इफ ए कंपाउंड जनरली सोल्यूशन, ओके, is placed in the path of a plane polarized light, then one of the following observation can be noted. तो क्या बोलता है, कोई ना कोई एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन, कि ये देखिए ये सॉल्यूशन ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि भैया ये डायरेक्ट पास कर गया, यानी नो चेंज, समझ गए होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि वो बंदा जिससे करंट आप पास कर रहे हैं प्यारा हो चुका है, और मतलब पहले से प्यारा था, ऐसा नहीं कि करंट पास करने से प्यारा हो गया, ठीक है। अब ये रहा, अगर ये ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर पास करने से किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब पास करने से अगर वो इधर मूव कर जाए राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड,
तो क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे उसको, या ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेवोरोटेटरी बोलेंगे। ठीक है, लेवोरोटेटरी का मतलब हो गया लेफ्ट वर्ड और डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब हो गया राइट वर्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव वी विल कॉल इट। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रिमेन्स अनचेंज, दिस मीन्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेटेड राइटवर्ड, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। आप इसको पॉजिटिव से भी डिनोट कर सकते हैं। और पीपीएल रोटेटरी यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेटेड लेफ्टवर्ड, दिस मींस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड लेवोरोटेटरी, माइनस से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप कर दीजिएगा। अब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप समझ गए होंगे क्यों। ठीक है, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, या तो जिंदा या तो मुर्दा। ठीक है, हाँ मुर्दा लोग अब ज्यादा दिन रहते नहीं है, चले जाते हैं, फिर भी इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी, देख रहे हैं, एल माइनस एंड डी पॉजिटिव। आगे चलते हैं। अब समझिए ये एसिमेट्रिक का सेंटर क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टास्क है। अब एक होता है फीचर और एक होता है बिहेवियर, दो चीज होता है। अब आप समझेंगे कि क्या होता है ये, तो मतलब प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंस है ना, वही होता है एसिमेट्रिक और डीसिमेट्रिक में आप डिफरेंस को समझ सकते हैं। अब आप समझिएगा कि मैं यहाँ लैंग्वेज आपको जो वर्ड यूज करने जा रहा हूँ, एसिमेट्रिक एंड डीसिमेट्रिक, दोनों बात से तो सेम ही लगता होगा, लेकिन मैं अभी समझा देता हूं क्योंकि आगे जाके आपका कंफ्यूजन ना हो। प्यारे बच्चों, एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब हो गया ऐसा कार्बन, नॉट ओनली कार्बन, नाइट्रोजन में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे अभी फिलहाल कार्बन की बात कर रहा हूं, इसको फिर मैं जब 27th पॉइंट चल रहा होगा या 28 तब मैं बात करूंगा कि नाइट्रोजन में भी एसिमेट्रिक सेंटर हम नाइट्रोजन को कैसे बना सकते हैं। फिलहाल तो समझते हैं कार्बन के ऊपर। अगर कार्बन sp3 हो, अगर sp3 है इसका मतलब उसमें 4 बॉन्ड होगा। जी हाँ, ये कंपलसरी है कि कार्बन शुड बी sp3। अगर कार्बन sp3 है और 4 बॉन्ड लगा हो उस पर और चारों बॉन्ड में अलग अलग ग्रुप लगे हों, तो हम बोलेंगे कि कार्बन जो है मेरा एसिमेट्रिक सेंटर है। क्या है कि एक कार्बन जिसके चारों बॉन्ड पे अलग अलग ग्रुप लगे हो, कोई दो भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक। इसी एसिमेट्रिक का नाम कुछ लोग बोलते हैं कायरल, कुछ लोग इसको बोलते हैं चिरल। तो चिरल बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए कायरल बोल लीजिएगा। ठीक है, एसिमेट्रिक बोलिए कायरल बोलिए, दोनों मतलब सेम है। अब सुनिए फिर से एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा से बोल रहा हूं। A carbon or a center in which all the 4 bonds containing different group and the carbon must have sp3 hybridization। ठीक है, ये हो गया asymmetric center। अब डिसिमेट्रिक बाद में करते हैं, पहले सिमेट्रिक अच्छे से समझ लीजिए। Atom of a molecule is called asymmetric center which bears 4 different atoms or group। Lone pair is also considered as a group। अगर मान लीजिए कि 3 लगा हुआ है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्रोमीन और एक लोन पेयर है, तो उसको भी कंसीडर करेंगे। खासतौर पे नाइट्रोजन वाला जब डील करेंगे तो लोन पेयर को भी हम पकड़ेंगे वहां पे। ओनली sp3 कार्बन कैन बी एसिमेट्रिक और कायरल, नो एक्सेप्शन। ठीक है, आगे देखिए, sp3 कार्बन के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। एसिमेट्रिक यानी कि जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट लगा हो, नीड नॉट बी एसिमेट्रिक। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि sp3 कार्बन तो हो लेकिन एसिमेट्रिक नहीं हो। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये ले लिया, मैंने बोला था कि कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, यहां तो चारों सेम हो गया। अगर मान लीजिए एसिमेट्रिक ले लिया, यहां लगा दीजिए क्लोरीन, यहां लगा दीजिए हाइड्रोजन, यहां लगा दीजिए COOH, यहां लगा दीजिए अल्कोहल, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो इसका मतलब ये एसिमेट्रिक हो गया। तो जरूरी नहीं है कि sp3 कार्बन है तो एसिमेट्रिक होगा। sp3 कार्बन के साथ एक कंसिडरेशन आपको करना है कि चारों ग्रुप जो है डिफरेंट होना चाहिए। अब sp2 और sp के लिए तो कैन नेवर बी एसिमेट्रिक, दैट इज फिक्स्ड। ओके, आगे चलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर, अब इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है? आइसोमर्स विच प्रोड्यूसेस ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऐसे आइसोमर्स जो प्रोड्यूस करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, यानी जिंदा, जब कंपाउंड जिंदा रहेगा तो लेफ्टवर्ड मूव करेगा या तो राइटवर्ड मूव करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। करेक्ट ना? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका आपको 2 भाई दिख रहा है कि भैया ये इधर भी है इधर भी है, तो हम बोलेंगे कि दे आर इंटर रिलेटेड, यानी बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, नोट, व्हेन ऑप्टिकल आइसोमर्स अकर्स, some will be optically active,
सम विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। नेवर पॉसिबल ऑल ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी इनएक्टिव। देखिए एक बात तो यहां ध्यान से समझ में आने वाली बात है। मान लीजिए कि कोई मतलब डेड बॉडी है, ठीक है, तो उससे करंट आप पास करेंगे तो कुछ हरकत नहीं करने वाला है वो, गॉट इट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई डेड बॉडी है, कोई जिंदा अलाइव बॉडी है, उससे करंट पास करे तो दो चीज हो सकता है कि वो मतलब झटका लगे उसको, या हो सकता है कि वो लगे और पार हो जाए। मतलब ये कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करें तो वो डेक्स्ट्रो मूव करेगा, लेवो मूव करेगा, लेफ्ट राइट, ठीक है। वो तो हो गया कि इसके दो आइसोमर्स हो गए ऑप्टिकली एक्टिव, लेफ्ट और राइट मूव करने वाले। लेकिन एक और कंडीशन है, कभी कभी देखते होंगे कि मतलब इस दुनिया में कई बच्चे जिंदा पैदा होते हैं और कई लोग मर जाते हैं, गॉट इट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब जब प्रोडक्शन हो रहा है, जब मतलब इस दुनिया में लोग आ रहे हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ऐसा नहीं है कि सारे मरे हुए लोग ही पैदा होंगे, गॉट इट। उसमें से कुछ तो जिंदा रहेंगे। यानी कि अगर ऐसा कंपाउंड जो कि एक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, तो वो लेफ्ट और राइट तो मूव करेगा, उसके आइसोमर्स दो बने लेफ्ट राइट वाले, और साथ में इनएक्टिव भी बन सकते हैं। समझ में आया, कुछ आइसोमर्स इसके इनएक्टिव भी बन सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। यानी कुछ मान लीजिए कि 4 बच्चे हुए, 4 में से 3 जिंदा, और एक हो सकता है कि भगवान का ऐसा रहा मन कि कुछ कि वो नहीं बच पाए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे ना बचे, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है, अब उसको जनरल लाइफ से रिलेट मत कीजिएगा। व्हेन ऑप्टिकल आइसोमर्स अकर्स सम विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, एंड सम विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो चांसेस हैं कि कुछ एक्टिव हो जाए, कुछ इनएक्टिव हो जाए। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी इनएक्टिव, ऑल द ऑप्टिकल आइसोमर्स, सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स इनएक्टिव हो जाए। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस बात को पकड़ते रहिएगा क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दैट गिव्स ऑप्टिकल आइसोमर्स विच इज आइदर ऑप्टिकली एक्टिव आइदर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो होगा डेक्स्ट्रो लेवो, गॉट इट, ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा तब तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि इस क्या है इसका मतलब। और इसको और डिटेल से हम आगे बात करेंगे। फिलहाल जनरल लाइफ से मैंने इसको रिलेट करके समझा दिया कि एक्टिव को कैसे समझिएगा, इनएक्टिव को कैसे समझिएगा। आगे चलिए। हाँ, हालांकि मैंने वियर्ड एग्जाम्पल लिया है, बट क्या करें, समझाने के लिए अभी यही आया दिमाग में। प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर अब देखिए पीएस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आप बड़े भाई हैं घर में और आपकी कोई छोटी बहन है, और घर से आया मतलब दुकान से केक आया सर्कुलर, तो आपने हाफ हाफ काट दिया एज अ आइडियल ब्रदर, काट दिया और एक पार्ट छोटी बहन को दे दिया, एक पार्ट आप खुद रख लिया, गॉट इट। तो ये तो हो गया बात कि कोई झगड़ा का सवाल ही नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कि वो जो केक आया वो गिटार के शेप में होता, जो अनसिमेट्रिकल होता। केक सर्कुलर रहेगा तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ना, उसको हर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से काटेंगे तो 2 बराबर पार्ट में बढ़ सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं, ट्रापेजियम टाइप का ले लेता हूं, ट्रापेजियम, ठीक है। तो उसको अगर आप ट्रापेजियम को काटेंगे ना तो 2 इक्वल पार्ट में कभी भी नहीं कटेगा। यानी जैसे मेरा हाथ, ये पाम को देखिए, इस पाम को, ठीक है, इस पाम को अगर मान लीजिए ये केक है और इसको बोले कि झगड़ा ना हो 2 पार्ट में इक्वल काट दो, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे काटेंगे तो ऊपर अलग, नीचे काटेंगे तो नीचे अलग, करेक्ट ना। अब इसको केक मत समझ लीजिएगा, ऊपर देखिए 4 फिंगर है, नीचे तो कुछ और है। अगर मान लीजिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये इधर अलग फिंगर, इधर अलग फिंगर, तो कभी भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इसमें कभी भी कोई ऐसा लाइन नहीं होगा जो इसको बराबर काट सके। तो इसको बोलेंगे कि ये कंपाउंड जो है इसमें ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या बोलेंगे? ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके लिए हम बोलेंगे ये डीसिमेट्रिक है। क्या बोलेंगे? डीसिमेट्रिक है। लेकिन अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने केक बोला या ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको 2 पार्ट में काटेंगे तो 2 अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, और झगड़े का सवाल ही नहीं होता।
क्लियर? अब मैं एक अल्फाबेट से एग्जांपल लेता हूं। प्यारे बच्चों, जब आप अल्फाबेट देखेंगे तो एच को अगर आप पकड़ते हैं, एच, तो एच को आप दो पार्ट में काट सकते हैं इक्वली, ठीक है? वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी काटेंगे तो बराबर बराबर भाई बहन में बढ़ जाएगा, झगड़ा नहीं हो। लेकिन अगर आप आर को काटना चाहेंगे, आर को, अल्फाबेट को, मान लीजिए आर शेप में केक है, तो उसको काटना चाहेंगे तो झगड़ा पक्का होगा, क्योंकि वो कभी भी बराबर कटेगा नहीं, ठीक है? तो हम आर को बोलेंगे डिसिमेट्रिक और एच को बोलेंगे सिमेट्रिक। फिर से समझ लीजिए, एच को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक कंपाउंड या सिमेट्रिक केक, और आर को बोलेंगे डिसिमेट्रिक कंपाउंड या डिसिमेट्रिक केक। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है? यानी कि सिमेट्रिसिटी रहा तो झगड़ा नहीं होगा, और अगर सिमेट्रिसिटी नहीं रहा यानी डिसिमेट्रिक रहा तो झगड़ा होगा। और झगड़ा किसमें होगा? जो जिंदा है यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहां से ट्रिक समझ लीजिए, आर इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड एच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि झगड़ा नहीं हो रहा है भैया, एक माइंडसेट के लोग हैं, नो झगड़ा झाटी। लेकिन झगड़ा, और झगड़ा इन द सेंस इंटेलेक्चुअल डिबेट किसमें होता है? जैसे राइट विंग, लेफ्ट विंग, राइट वाले कुछ और सोचते हैं, लेफ्ट वाले कुछ और सोचते हैं, लेफ्ट वाले लेवो रोटेटरी, राइट वाले डेस्टो रोटेटरी, ठीक है? अभी जो सरकार है वो राइट विंग है, और लेफ्ट विंग आप समझते हैं कम्युनिस्ट वालों को लेफ्ट विंग बोलते हैं। तो दोनों के अलग अलग विचारधारा है, दे डू इंटेलेक्ट डिबेट्स, गॉट इट? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में समझ गए आप। इफ अ मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन इट इज सेड टू हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड सिमेट्रिक, गॉट इट? हम सिमेट्रिक वर्ड यूज करते हैं कंपाउंड के लिए, ठीक है? सिमेट्रिक वर्ड यूज करते हैं कंपाउंड के लिए। और मॉलिक्यूल विच लैक प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड डिसिमेट्रिक, ठीक है? और ये जो डिसिमेट्रिक है, ये क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, दिख रहा है ना? ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो डिसिमेट्रिक है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये ऑप्टिकली, इसको ऐसे समझिए, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों भाई इनएक्टिव? क्यों? क्योंकि कोई किसी तरह का डिबेट नहीं है, झगड़ा नहीं है, ठीक है? सिमेट्रिक हो गया सेम टाइप के लोग, नो झगड़ा। डिसिमेट्रिक हो गया कि थोड़ा अलग अलग विचारधारा के लोग, डेक्स्ट्रो लेवो, दोनों बैठेंगे टीवी पे तो झगड़ा हो ही जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्टिव। यानी कि जितना गवर्नमेंट जो है एक अच्छा देश चलने के लिए जो गवर्नमेंट में है और जो अपोजिशन है, दोनों ताकतवर होने चाहिए ताकि बैलेंस होकर के सब कुछ चले, ठीक है? आगे चलिए, कंपाउंड, डिसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। अब देखिए, कंपाउंड को हम बोलते हैं डिसिमेट्रिक, यानी जो एक जैसा नहीं है। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? कंपाउंड को ही बोलते हैं जो एक जैसा है, यानी कि एच के, इसके लिए एग्जांपल एच दे देता हूं, इसके लिए एग्जांपल आर दे देता हूं, ठीक है? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया आर, क्योंकि इसको अगर किसी भी एंगल से काटेंगे, किसी भी एंगल से काटिए झगड़ा होगा। इसको काट सकते हैं आप, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, बराबर बढ़ जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नो एक्सेप्शन, इसमें किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है। आगे देखिए, वन एसिमेट्रिक सेंटर ऑलवेज डिसिमेट्रिक। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब समझिए कि डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या दोनों सेम चीज हो गया? नहीं, ध्यान रखिए, हम एसिमेट्रिक वर्ड एक एटम की बात कर रहे हैं, यानी कि एटम नहीं बोल सकते उसको, हम कार्बन पे फोकस कर रहे हैं इसलिए मैंने एटम बोला। अदरवाइज मैं कार्बन पे फोकस कर रहा हूं तो बोल रहा हूं कि ये कार्बन एसिमेट्रिक है। ओवरऑल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब कुछ भी हो सकता है का क्या मतलब? ओवरऑल कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ओवरऑल कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं भी हो सकती है, आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो यहां क्या बोलता है? वन एसिमेट्रिक सेंटर, अगर सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है, एक ही कायरल कार्बन है, एक ही कार्बन जिसमें 4 ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 एसिमेट्रिक सेंटर की भी बात करेंगे हम आगे जाके, अभी फिलहाल एक की बात कर रहे हैं। अगर एक कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक सेंटर है तो पक्का जो वो कंपाउंड होगा वो डिसिमेट्रिक होगा। क्या होगा? डिसिमेट्रिक, फिक्स है। क्यों? जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इधर लगा हुआ है क्लोरीन, इधर लगा हुआ है ब्रोमीन, इधर लगा हुआ है आयोडीन, इधर लगा हुआ है फ्लोरीन। अब देखिए भाई, इसको किसी भी एंगल से काटिए तो बराबर कटेगा ही नहीं, है ना? कभी भी बराबर नहीं कटेगा। तो कुल मिलाकर के ये हो गया कि अगर एक कायरल कार्बन है तो पक्का ही हो गया कि कंपाउंड डिसिमेट्रिक है, नो एक्सेप्शन, ये फिक्स है।
वन एसिमेट्रिक सेंटर दैट गिव्स यू वन क्लियर कट पिक्चर कि दैट कंपाउंड इज डिसिमेट्रिक, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीपल एसिमेट्रिक सेंटर। गॉट इट? एक के लिए सही है, ये एक के लिए सही है। अब आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। कई लोगों को सेम ही लगने लगता है कि एसिमेट्रिक का मतलब भी तो डिसिमेट्रिक हुआ। नहीं, एसिमेट्रिक हम कार्बन पे फोकस करते हैं और डिसिमेट्रिक ओवरऑल कंपाउंड पे फोकस करते हैं। अगर ओवरऑल कंपाउंड को हम बराबर नहीं काट सकते तो बोलते हैं डिसिमेट्रिक, और अगर ओवरऑल कंपाउंड को बराबर काट सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, लाइक एच टाइप केक और आर टाइप केक। ऐसा नहीं है कि आर में एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, आर में भी एसिमेट्रिक होगा और एच में भी एसिमेट्रिक सेंटर कायरल कार्बन होंगे, ठीक है। चीनी जो है शुगर आर वाला केक में भी होगा और एच वाले केक में भी होगा, लेकिन देखिए ग्रेडियंट तो दोनों में सेम ही है ना, ग्रेडियंट दोनों में सेम है, लेकिन एक अलग डिजाइन बन गया, एक अलग डिजाइन बन गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरह हम कंपाउंड को डिसिमेट्रिक बोलते हैं उसके स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। अब आगे देखिए, टू और मोर एसिमेट्रिक सेंटर। अब बात करते हैं एक से ज्यादा कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर हुआ तो क्या? तो कंपाउंड डिसिमेट्रिक भी हो सकता है और एसिमेट्रिक भी हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड क्या हो सकता है? डिसिमेट्रिक, यानी कि वो बराबर नहीं कटेगा, और एसिमेट्रिक का मतलब कि इसको हम बराबर काट सकते हैं। इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री बट इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ देखिए, अब यहां पे मैंने लिखा है सी स्टार अगर 1 है, सी स्टार का मतलब हो गया कायरल कार्बन यानी एसिमेट्रिक सेंटर। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? डिसिमेट्रिक, फिक्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ओके, आगे देखिए, अगर मान लीजिए सी स्टार ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर कायरल कार्बन 1 से ज्यादा हो गया तो मैंने आपको बताया कि डिसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लाई कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, यानी केक दो तरह का बनेगा, एच और आर। तो देखिए क्या लिखा है, अगर सी स्टार ग्रेटर देन 1 है तो कंपाउंड जो होगा, यहां लिख देता हूं, कंपाउंड जो ओवरऑल होगा वो डिसिमिलर होगा, डिसिमिलर और सिमिलर भी हो सकता है। डिसिमिलर का मतलब हो गया आर टाइप, हाँ, और सिमिलर का मतलब एच टाइप, आपके समझने के लिए बता रहा हूं। अगर डिसिमिलर है तो ऑल ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी डिसिमेट्रिक। गॉट इट? सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो इसके बनेंगे, अगर मान लीजिए कंपाउंड आर टाइप है और इससे प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो हमेशा ये लेवो या तो डेक्स्ट्रो मूव करेगा, स्ट्रेट कभी भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसमें सारे लोग जिंदा ही मिलेंगे आपको। अगर सिमिलर है, अगर कंपाउंड एच टाइप है तो कुछ लोग ऑप्टिकली एक्टिव जिंदा मिलेंगे, कुछ डेड भी हो सकते हैं। सम ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी some optical isomers will be symmetric and some optical isomers will be disymmetric. अगर डिसिमेट्रिक है तो ये बात आप समझ ही गए कि एक्टिव होगा, और सिमेट्रिक है तो क्या बोलेंगे? इनएक्टिव होगा, करेक्ट ना। अगर मान लीजिए कि कुछ कंपाउंड जैसे सिमिलर, मान लीजिए एच टाइप है, इसमें कुछ ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये एच टाइप का मतलब है 2 कायरल कार्बन या 2 से ज्यादा। इसको, इस एच टाइप को एक कायरल कार्बन मत समझिएगा, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं ये एग्जिस्ट करता है जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन होता है तो, ठीक है। तो सिमिलर कंपाउंड अगर होंगे एच टाइप तो इसमें ना आपको सिमेट्रिक सिटी भी मिल सकता है और डिसिमेट्रिक भी मिल सकता है, जो आइसोमर्स मिलेंगे आपको, जो आइसोमर्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि एक्टिव भी मिल सकता है, इनएक्टिव भी मिल सकता है। अब हम आगे इसको समझेंगे अच्छे से। आगे चलिए, एग्जाम्पल ले लिया है, आप समझिए कि सिमेट्रिसिटी और डिसिमेट्रिक क्या होता है। ये एक एग्जाम्पल पकड़ा मैंने, ये वाला देखिए, ये कंपाउंड है CH3 CH C2H5 and Br। अगर आप इसमें देखें तो ये पहला वाला कार्बन में तो 3 हाइड्रोजन है, तो इसको तो कायरल करने का तो कोई मतलब नहीं है, सारे ग्रुप अलग होने चाहिए। सेकेंड वाला देखिए C2H5 भी नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज CH2 CH3 है ना,
तो सारे अलग होने चाहिए। अब बीच वाला कार्बन है, देखिए एक तरफ CH3 लगा हुआ है अलग ग्रुप, एक तरफ ब्रोमीन लगा हुआ है एक अलग ग्रुप, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है एक अलग ग्रुप, और एक तरफ H लगा हुआ है। H भले ही बगल में लिख दिया, आप ऊपर लिख सकते थे। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर स्टार लिखा है दैट शोज कि दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन, एक ही कायरल कार्बन है। तब तो मैंने आपको बोला कि अगर एक कायरल कार्बन है तो कंपाउंड डिसिमिलर होगा, और डिसिमिलर होगा तो डिसिमेट्रिक होगा, और डिसिमेट्रिक होगा तो इसका मतलब इसके जो आइसोमर्स होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इसके आइसोमर्स क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ये डिसिमेट्रिक का ये बना देता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ये पक्का है कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनेगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, अरे लिख जा आइसोमर्स, हाँ ठीक है ओके। अब मैं नीचे एग्जांपल ले रहा हूं, व्हेन C स्टार इज ग्रेटर देन 2, दिख रहा है ना आपको? अगर 2 से ज्यादा कायरल कार्बन मिलेंगे तो देखिए ये वाला कार्बन को पकड़िए, एक तरफ CH3 नीचे Br, और एक तरफ देखिए ये एकदम पूरा बड़ा सा ग्रुप अलग सा है और एक हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है ये वाला कायरल है जिसको स्टार से मार्क किया। अब इस कार्बन को देखिए, एक तरफ CH3 नीचे Cl हाइड्रोजन और इस तरफ ये बड़ा सा कंपाउंड, यानी कि ये भी जो है मेरा कायरल हो गया। ठीक है, 2 कायरल सेंटर हो गया, यहां से क्लियर है। अब 2 कायरल सेंटर हो गया तब यहां से ही चीजें बदलती है। ठीक है, अब देखिए ये 2 कायरल सेंटर कैसे शो कर रहे हैं। ये 2 कायरल सेंटर में क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? पहले ये देखिए 2 कायरल आ गया, तो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पीछे के स्लाइड में देखिए। अगर C स्टार ग्रेटर देन 1 हो गया तो कंपाउंड को पहले देखिए कि डी सिमिलर है कि सिमिलर है, तो उसको देखिए। अगर डी सिमिलर देखना है तो आप उसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, और अगर सिमिलर देखना है तो देखिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। ठीक है, तो बेसिकली आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री से पता चलेगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कंपाउंड लिया, अब इसको देखिए कहीं से भी काटिए, सेम आपको कटेगा क्या? बराबर नहीं कटेगा। बीच से अगर काटना चाहें तो देखिए इस तरफ Br आ जाएगा, इस तरफ Cl आ जाएगा, बाकी तो कॉमन है। तो इसका मतलब है कि ये केक बराबर नहीं कटेगा, और अगर बराबर नहीं कटेगा तो हम उसको बोलेंगे डिसिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? डिसिमेट्रिक या डिसिमिलर कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है ना, डिसिमिलर कैसे आप देख लीजिए। ब्रोमीन क्लोरीन, अब ज्यादा से ज्यादा ये देखिए ये वाला हो गया, ऊपर ये इसको खोल करके मैंने बना दिया है, ऊपर H लिख दिया, इधर H लिख दिया। ठीक है, क्लियर है ये? अब देखिए ध्यान से पीछे, डिसिमिलर अगर है तो ऑल ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी डिसिमेट्रिक। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये बना दिया एक। अब दूसरा ये जो बनाया है ना मैंने, ये इसको गलती से यहां पे इसने ये लिख दिया है, चलो रुकिए इसको मुझे ठीक करने दीजिए। अब मैं इसको ऐसा करता हूं कि क्लोरीन को ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, और हाइड्रोजन को नीचे लिख देता हूं। लिखने का तरीका है, ठीक है, 2 तरीके से लिख सकते हैं हम, वो भी डिसिमेट्रिक ही होगा। हाइड्रोजन यहां लिख दिया, क्लोरीन यहां लिख दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अभी भी ये डिसिमेट्रिक है। अगर इसको आप काटेंगे तो बराबर नहीं कटने वाला है, इसको काटेंगे तो बराबर नहीं कटने वाला है। क्लियर है बॉस? ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई आपको? तो इसको हम बोलते हैं ये दोनों ही डिसिमिलर हो गए। ठीक है, दोनों ही डिसिमिलर हो गए, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर C स्टार 2 डिसिमिलर है तो ऑल इट्स ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी डिसिमेट्रिक। क्लियर हो गया? अगर C स्टार 2 है, दिख रहा होगा आपको यहां पे नीचे वाले एग्जांपल में 2 है। ठीक है, और अगर सिमिलर है, सिमिलर कैसे? देखिए इसको बीच से काटिए तो इस बार कट जाएगा बराबर, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री बराबर कट गया। C स्टार 2 सिमिलर, तो सम ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी डिसिमेट्रिक और सम ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी सिमेट्रिक। कैसे? अब आपको इसका दिखाता हूं कि इसके कुछ आइसोमर्स डिसिमेट्रिक कैसे होंगे और कुछ आइसोमर्स इसके सिमेट्रिक कैसे होंगे। ठीक है, अभी लेकिन मैंने तो बताया था आपको कि सिमिलर होंगे तो कुछ डेड भी हो सकते हैं, कुछ अलाइव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग कायरल कार्बन निकालना पहले समझ लेते हैं कि कायरल कार्बन कैसे निकालते हैं। कायरल कार्बन के लिए मैंने बताया कि सारे ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। क्या इस फर्स्ट क्वेश्चन में कायरल कार्बन है? क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, मैं अलग कलर ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या इसमें कायरल कार्बन है? तो हम बोलेंगे नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर मान लीजिए रेड ले लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि मुझे इसको लिखना भी पड़ेगा। ये ले लिया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कार्बन को पकड़िए, दिस कार्बन कैरीज ब्रोमीन और ये बगल में हाइड्रोजन, ठीक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है क्योंकि अभी कार्बन तो 3 बॉन्ड से दिख रहा है ना, अटैच्ड। देखिए ये कार्बन अटैच विद दिस 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन अलग है, ब्रोमीन अलग है, बट ये दोनों कार्बन तो सेम है, तो नहीं चलेगा काम। तो फिर और आगे बढ़ के देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो ये 2 कार्बन, इधर पे भी 2 कार्बन सेम टाइप का मिल रहा है, तो नहीं हो सकता। अगर और आगे बढ़ते हैं तो बराबर बराबर इस कार्बन को आप आधा इधर कर दीजिए, आधा इधर कर दीजिए, यानी कि आपको लेफ्ट में और राइट में नंबर ऑफ कार्बन बराबर ही मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो अलग है, बाकी सब 2 लेग पे सेम ही चीज लगा हुआ है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि कायरल कार्बन 0 है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए बाकी के तो नहीं बोल सकते ना कायरल कार्बन। देखिए हाइड्रोजन है, तब हाइड्रोजन जब 2 हो गया तो मतलब ही खत्म हो गया। अब यहां देखते हैं, इसलिए मैं इन सब पे फोकस नहीं कर रहा हूं कि ये दोनों हाइड्रोजन को क्यों नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि तो ये वाले कार्बन को क्यों नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है तो बात ही खत्म हो गई। ब्रोमीन है, उस केस को देखते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कार्बन, ये यहाँ सेम टाइप का कार्बन, यानी कि बात नहीं बन रही। आगे बढ़ते हैं और ये वाला कार्बन भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, इस कार्बन को आधा इधर करते हैं, आधा इधर करते हैं, तो फिर भी सेम हो रहा है, तो कायरल कार्बन नहीं बनेगा इसमें। इसमें देखते हैं तो सेम रूल है, तो नो कायरल कार्बन। इसमें देखते हैं कि इसमें कायरल कार्बन है क्या, तो देखिए जरा ध्यान से, ये वाला कार्बन पकड़ते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमीन 2 अलग हो गए। अब ये कार्बन और ये कार्बन सेम हो गया, बात नहीं बनी, तो फिर अगला कार्बन इंक्लूड करके देखते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन को जब इंक्लूड किया तो ये कार्बन दूसरा टाइप का है, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ 1 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन लगा हुआ है, यानी ये कार्बन थोड़ा अलग टाइप का है। यानी कि यहां से अगर यहां तक की हम बात करें, इसका मतलब ये, तो ये वाला लेग जो है अलग चीज लगाए हुए है और ये वाला लेग अलग चीज है। इसका मतलब है कि हमें डिफरेंट मिल गया, 4 अलग अलग ग्रुप मिल गए। तो इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन कायरल है। अब कोई दूसरा कार्बन भी कायरल है क्या, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अब इस कार्बन पे फोकस करते हैं, ये वाले कार्बन पे। इस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, दैट इज अंडरस्टूड। अब देखिए ये कार्बन सेम हो गया दोनों इस तरफ। फिर अगला चलते हैं, तो इसमें भी देखिए ये ब्रोमीन वाला पार्ट है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन वाला पार्ट है, यानी कि ये दोनों ही कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कायरल हो जाएंगे। बाकी के कायरल नहीं होंगे, आप चेक कर लीजिए, सब में कम से कम 2 हाइड्रोजन तो सामने ही दिख रहा है, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। अब बात उठती है कि 2 कायरल कार्बन तो है, क्या सिमिलैरिटी भी है, तो देखिए तो सिमिलैरिटी जरा देखते हैं। इसको जरा मैं, इससे डिलीट नहीं हो रहा, इससे डिलीट कर देता हूं। हाँ, थोड़ा समझाने के लिए डिलीट कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, अब यही क्वेश्चन था। अब इसमें देखते हैं कि ये 2 कायरल तो है। अब कंपाउंड को देखते हैं कि सिमिलर है कि डिसिमिलर है। तो देखिए तो जरा इसको ऐसे काट के, इसको बराबर कटता है क्या, देखिए तो एकदम बराबर कट रहा है। इस तरफ भी सेम ही चीज मिल रहा है यहां से यहां तक, और यहां पे भी सेम ही चीज मिल रहा है यहां से यहां तक, यानी बराबर कट रहा है। तो बोलेंगे कि कंपाउंड में 2 कायरल तो है, बट कंपाउंड मेरा सिमिलर है। और सिमिलर है तो मैंने क्या बताया था कि कुछ आइसोमर्स इसके ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, कुछ आइसोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। अगर एक्टिव होंगे तो डेक्स्ट्रोलेबो होंगे। प्रोड्यूसेस सिमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है, प्रोड्यूसेस सिमेट्रिक आइसोमर्स एंड डिसिमेट्रिक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। मैंने बोला था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि कुछ डिसिमेट्रिक कर सकते हैं, कुछ सिमेट्रिक कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आगे थोड़ा सा और हम लोग चलते हैं, फिर इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। आगे समझते हैं। ये देखिए ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन। देखिए ये कायरल कार्बन तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक ही कायरल कार्बन है, तो C*1 हो गया, ठीक है। अगर एक कायरल कार्बन है तब तो कोई मतलब इसमें डिफरेंस ही नहीं है कि कंपाउंड मेरा डिसिमिलर होगा, ठीक है, डिसिमिलर होगा, डिसिमेट्रिक होगा। और अगर डिसिमेट्रिक होगा तो फिक्स है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं कि यहां पकड़ते हैं कि यहां कितने कायरल कार्बन है। तो देखिए ये कायरल और ये कायरल होगा, ये बात अभी भी देखा।
लेकिन ये कंपाउंड डिसिमिलर है, इसको काटिए, बराबर तो कट रहा है, लेकिन इस तरफ देखिए क्लोरीन लगा हुआ है और इस तरफ क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है डिसिमिलर दो, तो ऑल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो जाएगा, डिसिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे देखिए ये कार्बन और ये कार्बन कायरल है, बाकी तो नहीं होगा। अब इसको कट रहा है क्या बीच में, हाँ दिख रहा है, बराबर कट रहा है, इसको उस पर बैठाएंगे तो बैठ जाएगा, यानी कि सिमिलर बन रहा है, कायरल कार्बन सिमिलर। इसके आइसोमर्स के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए तो कि यहां कितने कायरल कार्बन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन, ये बराबर हो गया, अगले चलते हैं, ये और ये दो अलग अलग हो गए, इस कार्बन पे CH3 लगा, इस तरह CH2H5, यानी कि ये मेरा कायरल कार्बन हो गया, ये कायरल कार्बन। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा, नीचे ये वाला कार्बन, हाँ ऊपर CH3 वाला नहीं। अब ये वाला पकड़ते हैं C2H5 वाला कार्बन की, ये भी तो कायरल होना चाहिए, तो देखिए कायरल नहीं होगा। ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम हो गया, फिर ये कार्बन पकड़ा, ये कार्बन देखिए दोनों सेम हो गया क्योंकि दोनों पे CH3 लगा हुआ है, और ये तो बीच से डिवाइड करेंगे तो आधा आधा हो जाए, इस पे दो पहले से हाइड्रोजन और इथाइल अलग लगा हुआ है, यानी C*2 है, और हम बोलेंगे कि ये दो ही कायरल कार्बन है। और सिमिलर होगा क्या, देखना है कि क्या इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे सिमिलर मिलेगा, तो काटिए ना, C2H5 को बीच से काट करके ऐसे कर दीजिए तो मिलेगा सिमिलर, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने, अब ये सब होमवर्क है, इसमें कितना कायरल कार्बन है देख लीजिए, ठीक है, मैं एक इसमें करवा देता हूँ। प्यारे बच्चों, एक तो बात समझ गए होंगे कि जो sp2 और sp कार्बन है वो कायरलिटी शो नहीं करता है, ठीक है। तो जरा मैं इसमें बात करता हूँ, ये कार्बन तो दो हाइड्रोजन शो कर रहा है, कायरल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डबल बॉन्ड आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डबल बॉन्ड, कायरल कार्बन 0। यहाँ कायरल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये CH3 लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्डो है और इसके साथ दो हाइड्रोजन है, दो अलग अलग टाइप के हो गए C*1, बाकी तो कोई होगा नहीं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये कायरल कार्बन को ले ले, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नीचे वाला हो सकता है कि डिफरेंट दो अलग अलग कार्बन मिले आपको, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ी लगा सकते हैं, दो ऑक्सीजन बन गया ना, दो बॉन्ड में एक ऑक्सीजन लग गया। तो इस तरह से आप होमवर्क कर लीजिएगा नीचे वाला भी, और यहाँ पे भी ये सब क्वेश्चंस हैं, इन सबको देखिएगा कि कितने कायरल हैं कितने कायरल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। ये रहा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, दो अलग अलग टाइप के हो गए, और हाइड्रोजन, इसका मतलब है एक कायरल ये हो गया, ऊपर वाला भी कायरल हो गया, बात खत्म हो गई। अब जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो ये कार्बन पकड़ते हैं, ये कार्बन सेम, अगला कार्बन और ये कार्बन अलग अलग टाइप का, क्योंकि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब आप सोचेंगे कि सर ये वाला कार्बन भी तो ले सकते हैं ना कायरल, क्योंकि अभी ले रहे थे, तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा, sp2 आ गया। क्लियर है, तो बात को समझिएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कायरल है कि नहीं, इस पे देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये कार्बन है CH3 C2H5 तो अलग है, लेकिन ये कार्बन सेम है, और ये कार्बन को आधा आधा काट दीजिए तो ब्रोमीन का आधा पार्ट उधर, ब्रोमीन का पार्ट इधर, तो इसका मतलब ये कायरल नहीं है, बाकी तो कायरल नहीं होंगे। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, ब्रोमीन और हाइड्रोजन है, ये कार्बन सेम, ये कार्बन सेम। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला कार्बन जब हम यहाँ बढ़ रहे हैं, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए ध्यान से, ये यहाँ बढ़ रहा है, ये H, ये H। अब ये कार्बन सेम हो गया, और जब यहाँ पहुंचेंगे ना, तब ये दोनों भी सेम ही टाइप का रहेगा, क्योंकि आप जब आधा काटेंगे तो मिक्स करके काटेंगे इसको, ठीक है। तो ये बराबर कटेगा, इसलिए इसको आप दो कायरल, इसमें कायरल कार्बन नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन, ये और ये दो अलग टाइप के कार्बन हो गए, इसका मतलब एक कायरल हो गया। अब दूसरा पकड़ते हैं, ये दो अलग अलग लगा हुआ है CH3 C2H5, देखिए ये कार्बन अलग टाइप का है, ये कार्बन अलग टाइप का है, तो इसका मतलब हो गया दो कायरल कार्बन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। फिलहाल के लिए आप लोगों को मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स, डिसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, डिसिमिलर, सिमिलर, वन एसिमेट्रिक कार्बन का क्या मतलब है, मोर देन वन यानी कि दो कायरल कार्बन का क्या मतलब है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, इन सबको समझा दिया और महात्मा गांधी जी के बारे में भी बताया, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। चलिए भाई, नमस्ते, और सदा रहे सारे बच्चे हंसते।